नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। भारत का समय, पृथ्वी का समय, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक भव्य समारोह में किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने अतीत के कालांतर का वर्णन युवाओं से संवाद के दौरान किया। सरकार की इस पहल से भारतीय काल गणना पद्धति और वैज्ञानिक परंपरा को एक नई पहचान मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और इसके मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। यह घड़ी भारतीय पंचांग और काल गणना को आधुनिक तकनीक से जोड़ती है। इसे 189 से ज्यादा भाषाओं में देखा जा सकेगा। इस अद्वितीय घड़ी के माध्यम से समय के साथ साथ पंचांग, तिथि, नक्षत्र, योग, वार, मास, व्रत और त्योहारों की जानकारी भी उपलब्ध होगी। इससे पहले शौर्य स्मारक से कॉलेज, विश्वविद्यालय के युवा एवं विद्यार्थियों की रैली भारत का समय, पृथ्वी का समय शुरू होकर मुख्यमंत्री आवास पहुंची, जहां मुख्यमंत्री ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारत के समय की पुनर्स्थापना की पहल विषय पर युवाओं से सीधा संवाद किया। आपको बता दें कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना पर आधारित यह विश्व की पहली घड़ी है। भारतीय काल गणना सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति का पुनर्स्थापन विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 फरवरी 2024 को किया गया था, जिसे देश और दुनिया में अच्छा प्रतिसाद मिला है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय परंपरा, वैदिक गणना और वैज्ञानिक दृष्टि का अद्भुत संगम है। भारतवर्ष वह पावन भूमि है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने ज्ञान से आलोकित किया। यहाँ की संस्कृति का प्रत्येक पहलू प्रकृति और विज्ञान का ऐसा विलक्षण उदाहरण है जो विश्व कल्याण का पोषक है। इन्हीं धरोहरों के आधार पर निर्मित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय परंपरा का गौरवपूर्ण प्रतीक है। इस घड़ी के माध्यम से भारत के गौरवपूर्ण समय को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। यह प्रयास विरासत और विकास, प्रकृति और तकनीक का संतुलन होगा। यह स्वदेशी जागरण की महत्वपूर्ण कोशिश है जो भारत को विश्व मंच पर मजबूती प्रदान करेगी। यह भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक धुरी बनकर वैश्विक भाषाओं और परंपराओं, आस्थाओं व धार्मिक कार्यों को जोड़ने वाली कड़ी बनेगी। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो पूरी मानवता को विरासत, प्रकृति और तकनीक के संतुलन के साथ जीना सिखाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से समृद्ध और आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ी यह विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय संस्कृति और हमारी पुरातन काल गणना पद्धति को वैश्विक स्तर पर एक नया आयाम देगी। यानी कि जो तीज त्योहार होते हैं, जो मुहूर्त होते हैं, जो तिथियां होती हैं, अब उनके बारे में जानना बड़ा ही आसान हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने वैदिक घड़ी का लोकार्पण कर दिया है। साथ ही एक आधुनिक ऐप का भी लोकार्पण किया गया। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आए हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। अतीत के काल से खगोल गणना की दृष्टि से भारतीय काल गणना सदैव दुनिया को आकर्षित करती रही है। ऐसे समय में वैदिक काल गणना की दृष्टि से वैदिक घड़ी का आज यहाँ ऐप का और वैदिक घड़ी का लोकार्पण सीएम हाउस में हुआ है। यह वर्तमान के ग्रीनविच के समय को भी बताएगी, हमारे आज के काल को भी बताएगी और प्राचीन काल को भी बताएगी। हमारे सारे मुहूर्त, नक्षत्र, तिथियां उसको भी बताएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि समय गणना का ये प्रकार जो आधुनिक ज्ञान का और प्राचीन विज्ञान का दोनों का समुचित एक अच्छा प्रयोग है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सबको बधाई। भाई देखिए, घड़ी का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं, ऐप का भी कर चुके हैं और ऐप के बारे में जो अभी फोल्डर में वितरित किया है उसमें भी जानकारी है। उसमें QR कोड है। आज जो विज्ञापन छपे हैं अखबारों में उसमें भी QR कोड दिया है हमने। तो जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या जिसके पास iOS है, मतलब एप्पल वाले फ़ोन है, तो दोनों में वो अपलोड हो सकता है। तो और उसमें कुछ मुझे अलग से बताने की जरूरत है कि वो सबको अंदाज है। दूसरा, ऐप के माध्यम से हम पुराने दिनों को, पुराने वर्षों को, माने श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ है आज से विक्रम पूर्व 3179 साल पहले, तब के समय को भी हम देख सकते हैं। उसकी स्थिति को हम जान सकते हैं, मौसम क्या था ये भी जान सकते हैं। और ठीक ऐसे ही आने वाले 2000 साल बाद, मतलब लगभग सन 4000 में क्या होना है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, ये जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। और इसमें काल की, समय की जो बारीक से बारीक जो स्थितियां हैं, त्रुटि है, काष्ठा है, पल है, विपल है,
ये सब भी आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। हमारा प्रयास इस बात का है कि जो समय की विज्ञान की जो बारीकियां प्रयोगशाला में सीमित रहती हैं, उस पर पूरे समाज का अधिकार है, उस ज्ञान पर, उस विज्ञान पर। तो हमने अपने वैदिक घड़ी के माध्यम से सबको उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। अतीत के काल से खगोल गणना की तो तकनीक की बात अगर होती है तो भारत पहले से ही तकनीक में दुनिया में विश्व गुरु कहलाता रहा है और एक बार फिर से उसी राह पर मध्य प्रदेश की सरकार ने कदम ताल करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वैदिक घड़ी का लोकार्पण कर दिया है। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा शैलेश आनंद गिरी जी महाराज जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही महामंडलेश्वर मनीश्वरानंद महाराज पीठाधीश्वर मानेश्वर धाम भी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद गौतम जी भी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत शैलेश आनंद जी गिरी महाराज से करूंगा। शैलेश आनंद जी महाराज, हम जब भी तिथियों की बात करते हैं, मुहूर्त की बात करते हैं, नक्षत्र की बात करते हैं, हम त्योहारों की बात करते हैं, तो हमारे जो त्योहार है, जो सनातन धर्म में जो त्योहार मनाए जाते हैं, वो तारीखों से नहीं होते हैं, वो तिथियों से होते हैं, क्योंकि तारीखें बदलती रहती है। लेकिन जो त्योहार आते हैं वो उसी तिथि पर मनाए जाते हैं, तो तिथियों का बड़ा महत्व होता है। और ये जो वैदिक घड़ी जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है, आपको क्या लगता है कि क्या जो भारतीय जो परंपरा रही है, भारत की जो तकनीक रही है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है, हमारे पंचांग पहले से ही लिख करके चले गए हैं कि कब किस राशि में क्या परिवर्तन होंगे, कौन सा ग्रह कहां पर बैठेगा, हमारे ज्योतिष में इतनी ताकत है, ये सारी चीजें हमने पहले से ही बता दी। लेकिन अब उनका एक बार पुनः प्रचार प्रसार हो रहा है, तो सनातन के प्रचार प्रसार में और सनातन को एक बार फिर से दुनिया के सामने विश्व गुरु की तरह पेश करने को लेकर इस घड़ी को आप कैसे देखते हैं? यानी कि ये जो वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया गया है, ये कितनी अहम साबित होगी? तो यह होना चाहिए कि समय की अवधारणा देने वाला वो ग्रंथ कौन सा, समय की अवधारणा देने वाला राष्ट्र कौन सा, भूभाग कौन सा, समय की यानी काल की अवधारणा देने वाला यदि प्रथम ग्रंथ रहा तो ऋग्वेद रहा और अथर्ववेद बाद में जाकर के उसका विस्तार करता है। इन विषयों को उसने हमेशा से नकारा है। मध्यकाल के आक्रांताओं के बाद में, अंग्रेजों के बाद में एक नई परंपरा चालू करी। इनके अधूरे अधकचरे ज्ञान को उन्होंने पूरे कॉलोनाइज सेक्टर यानी जो ब्रिटिश कॉलोनीज बनी थी, ब्रिटिश के अधीन जो देश रहे थे, वहां पर उन्होंने उनकी प्रणालियों को लागू किया, जिससे वैज्ञानिक आधार लिया हुआ और अवैज्ञानिक आधार लिया हुआ एक ज्ञान है। वो जो ज्ञान है वो निकल करके आता है हमारे भारतीय वेदांत से। वेदों में काल की बहुत विचित्र सी और बहुत ही विशिष्ट सी एक गणना का तरीका है। परमाणु से लेकर के निमिष तक यानी काल की सबसे सूक्ष्मतम स्थिति को परमाणु कहा गया और वहीं पर पलक झपकने को निमिष कहा गया। ये परमाणु हुआ, लव हुआ, निमिष हुआ, इतना तो हमारे आवाज मिनट्स सेकेंड्स तीन के अंदर ही खत्म कर दिया गया। यह उचित नहीं था। इनके मुहूर्त कितने, उन मुहूर्तों के अंदर पंचांग का हम नक्षत्रों को या आकाश को कितने भागों में बांटना, चंद्र के आधार पर क्या देखना, सूर्य के आधार पर क्या देखना, जल के या बालू यानी समुद्र तट, नदी तट के आधार पर समय को कैसे देखना, ये सारे विषय वस्तुओं का समग्र समाहित जो हुआ तो वेदांत में हुआ। आज मोहन यादव जी ने इसका जो लोकार्पण करा, मैं निश्चित तौर पर इसे वैदिक काल का उद्भव काल कह रहा हूँ, सनातन वैदिक हिंदू धर्म का उद्भव काल कह रहा हूँ। ये रिनेसेंस पीरियड है। इसके जरिए हम विश्व को पुनः बता पाएंगे कि देखिए काल को हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं बांटा। हमारे वेदों ने अतीत वर्तमान या भविष्य के रूप में नहीं बांटा है काल। हमारे वेदों ने काल को सृष्टि स्थिति प्रलय के उदाहरण में हमारी जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के आधार पर, ऋतुओं के चक्र के आधार पर, ब्रह्मांडीय संचरण के आधार पर, तो यूनिवर्सल मोशन को यदि सबसे पहले यदि देखा गया, मापा गया तो हमारे वैदिक विषय के द्वारा मापा गया, जो कि बेहद उच्च कोटि के वैज्ञानिक रहे। अब वो काल आ गया है कि जिसके अंदर मध्य प्रदेश से विशेष तौर पर उज्जैन से जो कि शून्य है, जिसे हम कह सकते हैं प्राइम रेडियंस का वेक्टर है, जहाँ से कर्क है, यहाँ से काल की शुरुआत होती है। वो काल के स्थान से यदि कोई निकल करके आता है वैदिक पापन का डोंगला वेदशाला से, वो हमारी विक्रमादित्य की घड़ी है। ये निश्चय ही बहुत
ठीक है विनोद गौतम जी, जब भी तिथियों की जिक्र होती है, मुहूर्त की जिक्र होती है, एक बड़ा ही शुभ मुहूर्त माना जाता है अभिजीत मुहूर्त, जिसमें कहते हैं कि भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, और उसका जिक्र होता है। ऐसे तमाम सारे मुहूर्त है और नक्षत्रों की भी बात होती है, चाहे रोहिणी नक्षत्र हो या दूसरे नक्षत्र हो। हम इन नक्षत्रों के बारे में और इन मुहूर्तों के बारे में पहले से ही आकलन कर लेते हैं। हमारे ज्योतिष में ये चीज़ बताई गई है, तमाम सारी अन्य पंचांगों में हमें मिल जाती है। कब कहाँ पर सूर्य ग्रहण होना है, कब चंद्र ग्रहण होगा, ये हमने बहुत पहले अपने पंचांगों में लिख दिया है, और हम आने वाले समय में भी क्या घटना घटनी है हम इसको बता सकते हैं। लेकिन जब आधुनिकता आई और जब ये देश आधुनिकरण में दौड़े, इन्होंने मशीनें बनाई, उसके बाद इनको पता लगा है कि कहाँ पर क्या कुछ होना है और क्या नहीं होना है। तो कहाँ एक मशीन का पूरा तंत्र बैठा देना और कहाँ सिर्फ हमारे ज्योतिष और हमारे वेदों में ये जो विद्या दी गई है उसमें हम पता लगा लेते थे। तो जहां भारत देश को पहले सिर्फ टोने टोटके का देश कह दिया जाता था, लेकिन आज दुनिया भी भारत की जो प्राकृतिक संपदा रही है और वैदिक परंपरा जो रही है उसको सराह रही है। और अब मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, वे भी इस विरासत को लगातार आगे बढ़ाते ले जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब जो हमारी वैदिक परंपरा रही है वो भारत को विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका निभाएगी? विश्व गुरु तो भारत पहले से ही था, और देखा जाए तो हमारे जो ऋषि मुनियों हैं उन्होंने इतना अनुसंधान किया है कि सूर्य की गति से लेकर के अन्य ग्रहों की गतियां और पृथ्वी की जो गति है उनको पकड़ करके, और देखा जाए तो पुराने वैदिक काल में ही देखा जाए तो उस समय इतना जो पुरातन वैदिक काल था इतना सक्षम था कि सभी प्रकार, आज तो जैसे कि महामंडलेश्वर जी ने बताया कि आज हमारे इस समय को घंटा, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया गया, बस इसके अलावा कोई माप ही नहीं है उनके पास में। तो वैदिक जो घड़ी है इसमें देखा जाए तो त्रुटि और त्रुटि के अलावा जो देखा जाए तो अन्य जो चीजें हैं, देखा जाए तो एक सेकंड में 0.337 जो त्रुटियां हैं, और ऐसी स्थिति में सोचिए कितनी, एक सेकंड का 0.337वां भाग एक त्रुटि कहलाता है। और हमारी ज्योतिष में काल गणना में जो ऋषियों मुनियों ने अनुसंधान किया तो कितना बारीक समय, आप उसको मतलब समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो ये आज की जो वैदिक घड़ी है वो वैदिक जो अनुयायी हैं, साथ ही जो इस पारंपरिक ढंग से कार्य करने वाले लोग हैं जो ज्योतिष का गणना करते हैं, चाहे वो, चूंकि ये वैदिक घड़ी ये सूर्य सिद्धांत के आधार पर बनाई गई है, और हमारे अन्य भी सिद्धांत हैं जो कि पंचांग गणना जिससे हम करते हैं, केतकी है, ग्रह लाघव इत्यादि के द्वारा हम जो अपने ग्रह नक्षत्र की गणना करते हैं। तो ये एक जो सूर्य सिद्धांत दृश्य गणित है इसमें एक सटीक जानकारी प्राप्त होगी, और पंचांग के जो अवयव हैं, जितने भी पंचांग जो जिनसे पंचांग का निर्माण होता है उसकी स्पष्ट जानकारी मिलेगी। अब सोचा जाए कि हमारा जो एक सेकंड है वो 48 पल के बराबर है, और एक मिनट है वो 48 सेकंड के 48 पल के बराबर है। तो ऐसे में अब कितनी बारीक गणित होगी, इससे हमारे जो ब्रह्मांड के अन्य रहस्य भी खुलेंगे। और चूंकि अभी आज से ही जैसे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लगा है, सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गया है, तो बारिश की स्थितियां भी बता सकता है, क्योंकि हमारे 8 नक्षत्रों में बारिश होती है। तो बारिश कैसे होगी भविष्य में, बारिश का जो चंद्र नक्षत्र और स्त्री पुरुष नक्षत्र का मेल जो है वो भी बता सकता है। तो भविष्य में इस घड़ी का और भी ज्यादा विस्तार किया जा सकता है, और बहुत सारी जो प्राचीन वैदिक पद्धतियां हैं वो जो है तो पुनर्जीवित कर जाती हैं। इसमें निसंदेह कोई संदेह नहीं है कि भारत विश्व गुरु पर अग्रसर है, और माननीय जो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो ज्योतिष से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित और जितने भी ये जो आध्यात्मिक गुरु हैं इनसे अनेक प्रकार का ज्ञान लेकर के और उसको देखा कि हमारी जो ये विलुप्त बुद्धियाएं हैं, लगभग ये जो ज्योतिष के सिद्धांत हैं और ये वैदिक घड़ी बनी हुई है तो ये लगभग विलुप्त हो चुकी है। इसका पुनर्जीवित करने का जो कार्य है ये किया गया है, और डॉक्टर मोहन यादव जी स्वयं उज्जैन से आते हैं जहां कालगणना का प्रथम केंद्र है, और वो भी ज्योतिष के जानकार हैं, ऐसा नहीं है, वो भी एक ज्योतिषी हैं। ऐसा मैंने खुद इस चीज को महसूस किया है। जब उन्होंने मुझसे 2-4 क्वेश्चन किए, मैंने देखा कि वो स्वयं ज्योतिषी हैं, और छोटे मोटे ज्योतिषियों के तो कान ही पकड़ लेंगे, और जितना उनको ज्ञान है उसके आधार पर जो उन्होंने शुरुआत की है
और निश्चित तौर पर ये शुरुआत आगे वैदिक परंपरा को एक सही ढंग से प्रतिपादित करने में सक्षम है। और भविष्य में भारत विश्व गुरु की ओर ये तो एक कदम है, आगे भी ऐसे बहुत सारी चीजें जो निकल के आएंगी वो लोग कल्याणकारी होंगी, लोगों को आश्चर्यचकित कर देंगी। और भविष्य में पूरे विश्व का जो समय है इसी से देखा जाएगा, क्योंकि ये समय सूर्योदय से ही प्रारंभ होता है, रात्रि के 12 बजे से प्रारंभ नहीं होगा, इसलिए भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी। तीज त्योहारों में एक रूपता आएगी, संस्कृति का जो है तो निश्चित तौर पर पुनरुत्थान होगा। बिल्कुल। महाराज मनीश्वरानंद जी महाराज, हमने वैदिक घड़ी का लोकार्पण कर दिया, हम वैदिक परंपराओं को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन अगर वास्तविक स्थिति में हम देखें तो हमारे देश या प्रदेश के जो युवा हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, वो इससे काफ़ी दूर है, उसको पता ही नहीं है। क्योंकि इसमें जो गणनाएं होती हैं, इसके अभी महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, पंडित विनोद गौतम जी ने एक एक तथ्य को उसमें रखा है, कितनी त्रुटियां होती हैं, कितने पल होते हैं, लेकिन इन सब से तो लोग अवगत ही नहीं है। तो हमें उसके प्रचार प्रसार के लिए जन जागरूकता अभियान की भी ज़रूरत पड़ेगी। और बड़ी बात जो है वो युवा जो है उनको जब वो अंग्रेजी घड़ियों को देखते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर को वो देखते हैं, तो उसमें तारीखें सीधे मिल जाती हैं, उनको बड़ा सरल लगता है कि हमने तारीख देख ली और हमें पता चल गया कि आज कौन सा दिन है। लेकिन अगर हम हिंदू पंचांग में जाते हैं, हम अपनी वैदिक परंपराओं में जाते हैं, तो उसमें बड़े अध्ययन की जरूरत होती है। तो इस अध्ययन तक ये हर एक व्यक्ति तक कैसे पहुंच पाएगा और इसे कैसे लोग समझ पाएंगे, इसके लिए कैसे किया जा सकता है, यानी कि क्या किया जा सकता है। और दूसरी बात, ये जो लोगों के मस्तिष्क में ये जो अंग्रेजियत बैठ गई है, इससे कैसे पार पाया सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनने बहुत अहम कदम उठाकर इसकी कालगणना की वैदिक घड़ी का भोपाल में लोकार्पण किया। और इसका विशेष जो हमारे को मिलेगा कि हमारे जो युवा हैं, जो आप बोलना चाहते हैं कि वो ये घड़ी को मानते हैं कि 12 बजे शुरू हुई। अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ जन्मदिन की परंपरा है, मतलब हम लोग जब सूर्योदय होता है उसको अपनी गणना से प्रारंभ करते हैं और उसी के अनुसार हमारे ऋतुएं निकलती हैं। क्योंकि हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि इतने एडवांस थे, जो अभी हम लोग एडवांस की तरफ युवा जा रहा है कि हमें प्रगति की तरफ जाना है। हमारी प्रगति पहले ही इतनी हो चुकी है कि उसमें से थोड़ा थोड़ा सा चुरा के लोग, दूसरे देश के लोग उसको बता रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इस वैदिक घड़ी के बनने से, लगने से, इसका प्रचार प्रसार होने से हमारे युवाओं को अपने देश के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर बहुत अभिमान होगा कि हम कितने एडवांस परंपरा में थे पहले। और इसके अनुसार जो गणना की जाती है वो बहुत ही सटीक गणना होती है। जिस तरह वर्षा ऋतु की गणना करना है या ग्रीष्म ऋतु की गणना करना है, हर ऋतुओं के हमारे यहाँ निर्धारित हैं कि कौन से नक्षत्र में कौन से समय पे वर्षा होगी, कौन से में ग्रीष्म ऋतु कितने समय तक चलेगी, कब अधिक वर्षा होगी, कम वर्षा होगी। ये जब हमारे युवा देखेंगे तो इसके ऊपर उनको अभिमान होगा कि हमारे ऋषि मुनि इतने प्रबल थे और इतने समझदार थे कि उनने ऐसी 0-0 की जो करना है, जो सूर्योदय है जब होता है, जब 0-0 डिग्री से चालू होता है और वो सुबह उसी के अनुसार हमारी राशियां निर्धारित होती हैं, उसी के अनुसार हमारे ग्रह नक्षत्र निर्धारित होते हैं, उन्हीं के अनुसार हमारी कुंडली का निर्माण होता है। इसको अगर हम पहले बोलते थे कि ये भ्रांतियां हैं, ये सब कोई काम की चीज़ नहीं है, तो आज हमारा युवा इसको देख के समझदार हो जाएगा कि हम कितने एडवांस हैं, कि हम आज बैठ के काल गणना घड़ी के अनुसार आगे की गणनाएं कर सकते हैं, आगे की भविष्यवाणी कर सकते हैं और आगे आने वाले ऋतुओं के बारे में बहुत अच्छे से आंकलन कर सकते हैं। इससे हम विश्वगुरु बनना है, इसीलिए हमारे साथ ये सारी चीज़ें, हमारे शास्त्र वापस हमारे को मिल रहे हैं और इनका थोड़ा सा और अगर अध्ययन किया जाएगा तो हम विश्वगुरु बनने की जो हमारी भावना है, भारत पूरे देश में राज्य करेगा, ये कल्पना बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। जी, शैलेशानंद जी महाराज,
हम जब भी बात करते हैं वैदिक घड़ी को लेकर, अभी महाराज जी ने भी बताया कि हम इसमें आगामी भविष्य को भी देख सकते हैं, हमारा भविष्य कैसा होगा, उसमें क्या स्थिति होगी, कैसे ग्रह नक्षत्र होंगे, कहाँ पर राशियों में, किन राशियों में क्या प्रवेश करेगा। जैसे हम कहते हैं कि कभी भी ग्रहण लगने होते हैं तो उस पर किस राशि में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, उत्तरायण होता है तो किस राशि में प्रभाव पड़ेगा, ये तमाम हम जानकारी रखते हैं और भविष्य को लेकर भी हम जान सकते हैं। तो क्या वैदिक घड़ी के आधार पर या वैदिक पंचांग के आधार पर जो मुसीबतें आने वाली होती है, क्या उनसे भी निपटा जा सकता है? जी, वैदिक घड़ी के अनुसार अगर हम ये निकाल लें कि किस समय किस तरह की घटनाएं होने वाली हैं, या उस ऋतु में अत्यधिक वर्षा होने वाली है या कम वर्षा होने वाली है, तो इसके अनुसार हम उन घटनाओं से बच सकते हैं और बचकर हम सुरक्षित हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम पहले से उन सब चीजों को देख लेते हैं, निकाल लेते हैं, पूरा उसकी गणना कर लेते हैं, तो एक सटीक हमें जानकारी लग जाएगी और उसके लिए हम तैयार हो सकते हैं, आप ये कह रहे हैं। तो जिस प्रकार से ये जो पूरी वैदिक परंपरा हमारी रही है, मेरा सवाल शैलेश आनंद जी गिरी महाराज आपसे है, ये जो हमारी पूरी परंपरा रही है जिसमें हमने ये भी देखा कि भगवान राम वनवास जाएंगे, भगवान वनवास में जाकर के फिर उसके बाद रावण से उनका युद्ध होगा, ये पहले ही था कि ये लिखा जा चुका है। जब ये रामायण हुई भी नहीं थी उसके पहले कहा जाता है, कथाओं में सुनते हैं कि वाल्मीकि रामायण में इसका पहले से ही जो है वो बता दिया गया था। तो ये जो गणनाएं हम करते हैं, जब इनके बारे में हम जानते हैं, हमारी जब इतनी अच्छी पद्धति हमारी वैदिक परंपरा है, तो भविष्य में जो चुनौतियां आने वाली हैं जिनसे पार हमें पाना, हालांकि उसका जिक्र अभी महाराज जी ने किया है, तो क्या हम उन परंपराओं के को साथ में लेकर के उन चुनौतियों से निपटने के लिए अभी से तैयार नहीं हो सकते हैं? क्योंकि आने वाले समय में भारत की क्या भूमिका रहेगी, हम 2047 की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, हालांकि सनातन परंपरा लगातार उस पर काम कर रही है, हमारे साधु संत हैं, हर एक पहलू को बड़े अच्छे से जानते हैं, लोगों का भविष्य भी कई बताते हैं, कई लोग बता देते हैं। तो क्या वैदिक परंपराओं से हम देश को और यानी कि उसका विकास नहीं कर सकते हैं? देखिए, काल का वास्तविक तात्पर्य जो है प्रवाह है। तो हम जो समय की बात कर रहे हैं सिर्फ गणनात्मक नहीं है, गुणात्मक ही नहीं है, साथ में गुणात्मक भी है, यानी गुण क्या भी है। तो कौन से समय का कौन सा गुण रहेगा, ये गुण को निर्धारित करना, निर्धारित करना और फिर प्रसारित करना, ये हमारे ज्योतिष ग्रंथ में है। तो उसके आधार के ऊपर, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, कि हम मौसम की गणना कर सकते हैं, पर एक चीज को हमें चिंतन करना होगा कि हमें भविष्य के अंदर ज्यादा हस्तक्षेप न करते हुए अभी हम यदि गणनात्मक हो जाए तो वर्तमान के अंदर हमें प्रिवेंटिव या रेमेडियल मेजर्स अभी से लेने पड़ते, तो लेना होंगे। तो घड़ी आपको इशारा होगी, देखिएगा यदि हमारे मानवीय हस्तक्षेप से पहाड़ जमीन पे आने लगे, मतलब समझ जाइए कि वो पहाड़ पे जाना चाहते थे, तो पहाड़ों का प्रेम इतना उनको जमीन पे आने लगे। ये हम लोगों की ही कोई गलतियां हैं। ये हमारे शास्त्रों में उल्लेखित था कि भाई यदि 83-88 ऋषियों का समागम होगा तो वो नेमिचारण्य में ही होगा। उन्होंने हिमालय में जाकर के नहीं करा, हिमालय में करते तो सकते थे कि उस समय तो उत्तरकाशी जैसी त्रासदी हो जाती, उत्तराखंड जैसी, उन्होंने उसको जाकर के वैष्णो देवी में नहीं किया। आज के ये जो कचरे ज्ञान वाले सत्ताधीश होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं और ऋषि अपने को साबित करने वाले लोग होते हैं, इनसे एक त्रुटि हो रही है। वो त्रुटि हो रही है कि इन्होंने उस काल का अध्ययन नहीं किया, उस समय का अध्ययन नहीं किया जिसका प्रवाह है। उस प्रवाह को अध्ययन करेंगे तो प्राकृतिक तो छोड़िए, मानवीय गलतियों से होने वाली, तो यानी कि ये कह सकते हैं कि अध जल गगरी छरकत आए, अच्छे से उसका अध्ययन किया नहीं है, ज्ञान लिया नहीं है और वो कुछ भी बताने लगते हैं। ठीक है पंडित विनोद गौतम जी, हम जब भी बात करते हैं, अभी मैंने उस बात का पहले भी जिक्र किया है, जब भी किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण पड़ता है या कहीं उत्तरायण होता है तो किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी गणना और सटीक गणना कैसे की जाती है, क्योंकि आप ज्योतिष आचार्य हैं, इसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जी, जब भी कोई राशि पर ग्रहण पड़ता है तो उस राशि से जो दृष्ट ग्रह हैं या राहु से संबंधित जो दृष्ट ग्रह हैं उस पर, उन राशियों पर असर पड़ता है। देखा जाए तो हमारा ये प्राचीन गणना से संबंधित स्थितियां हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की जो स्थितियां अमावस्या और पूर्णिमा को बनती हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के समय पर भी अधिकतर जो भूकंप इत्यादि होते हैं, वो अभी तक की हमारे अनुसंधान में आया है कि अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास ही अधिकतर भूकंप आते हैं।
तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अनेक राशियों में प्रभावित करती हैं। हमारे खगोल शास्त्र में भी जितने भी जो है तो वैदिक गणित है वो वैदिक श्लोकों में वर्णित है। उन्हीं श्लोकों का वास्तविक ढंग से अगर अनुवाद किया गया है तो निश्चित तौर पर वैदिक घड़ी में सारी चीजें वर्णित हैं। और भी चीजें आ जानी चाहिए वैदिक घड़ी में। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तो ये देते ही हैं। अन्य ग्रहों की जो विचारण स्थिति है, जैसे खगोल शास्त्र में है राशि वृत्ताकार ग्रह सर्वे नाना राशि विचरिता अतिचारे गति जीवे नाना ग्रह समाहिता। मतलब जब तेज गति के कोई ग्रह होते हैं, जब तेज से अतिचारी ग्रह जाते हैं जैसे, तो वो अलग अलग राशियों में अवृत्ताकार के रूप में अलग अलग उनको उनकी पकड़ ही, जैसे उनको अगर वास्तविक ढंग से सेकंडों में पकड़ लिया और फिर सेकंडों से हमारी जो ज्योतिष है उसको कहां पहुंचा रही है। सोचिए कि 3 सेकंड का 337वां भाग त्रुटि के रूप में गणित कर रही है। तो हमारी ये जो प्राचीन विद्या है वो उस समय से है। और जब ये सेकंडों की गणित जब और सेकंडों से 300 गुना ज्यादा के उसमें विभाजित कर दी जाए, जैसे घड़ी में आप देते हैं तो उसमें वृष्टा है दिखा हुआ है, घड़ी पल वृष्टा। मतलब सोचिए कि जो 5 क्षण का एक वृष्टा होता है, 5 क्षण एक वृष्टा। तो आप सोचिए कि इतने बारीक समय की भी गणना अगर हो जाती है तो निश्चित तौर पर आने वाले जो भूकंप इत्यादि हैं, आने वाली जो प्राकृतिक प्रकोप हैं, उनसे भी जानकारी हमारे वैदिक शास्त्र के श्लोकों के माध्यम से ली जा सकती है। और जावेद लोकेन चराचरानी गुल्लिम लतावर भूमिर कड़ानी प्रकृत्याम बसांताम तान सृष्टि रूपम। हमारे महामंडलेश्वर जी बैठे हुए हैं, उनको वेद और अध्ययन उनका ज्यादा है। आनंदगिरी जी महाराज सब जानते हैं। देखा जाए तो वेदों में हमारा ये जो प्रकृति का स्वरूप है, ये कणकण में ये लता इत्यादि पेड़ वनस्पतियों प्राणी पौधे पशु पक्षी इत्यादि वसुदेव कुटुंबकम की भावना से है। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि इसको अब आगे जो आधुनिक मशीनों के द्वारा हम जो इसका निर्धारण कर रहे हैं, वैदिक परंपरा और तकनीक का अब हमें संगम देखने को मिल रहा है। और उसी धुरी पर अब वैदिक परंपरा तो हालांकि तकनीक से बहुत आगे है, क्योंकि हमने तकनीक तब डेवलप कर ली थी जब किसी के पास कोई चीज नहीं हुआ करती थी। हमने तो कब पुष्पक विमान बना लिया था, आज टारगेटेड मिसाइल होती है, हमने कब वो तीर बना लिए थे जो टारगेट पर जाकर के सीधे प्रहार करते थे। तो हमारी परंपरा बहुत पुरानी है और बहुत सटीक हम उसमें गणना कर सकते हैं। और उसी का जो है वो लोकार्पण आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। तो इस चर्चा में फिलहाल हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि समय की सीमा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शैलेश आनंद जी महाराज आपका बहुत धन्यवाद, साथ ही महामंडलेश्वर मनेश्वरानंद जी महाराज आपका भी बहुत धन्यवाद, और पंडित विनोद गौतम जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अपनी जो वैदिक परंपराएं हैं, जो मध्य भारत की जो विरासत है, जो संस्कृति है, उसको लगातार आगे ले जा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने वैदिक घड़ी का भी लोकार्पण किया। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।